दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। पेपर का नाम है समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य। तो आज का हमारा टॉपिक है यानी वर्स्ट इज समाजशास्त्र में मैक्स वेबर या फिर समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का क्या योगदान है, इससे रिलेटेड वीडियो है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्स वेबर का जीवन परिचय क्या था, यानी उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और वो किस प्रकार के समाजशास्त्री थे। तो इनके जीवन परिचय की बात करें तो मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 यानी 1864 में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 जून 1920 में हुई थी। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 में पश्चिमी जर्मनी के कपड़ा निर्माण से जुड़े एक व्यावसायिक परिवार में हुआ। इनके पिता एक बहुत फेमस जज यानी न्यायाधीश थे और राष्ट्रीय उदार दल के नेता भी थे। सन 1882 में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने हीडलबर्ग विश्वविद्यालय से कानून का अध्ययन किया यानी लॉ पढ़ा और कानून में डॉक्टरेट के बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में कानूनी प्रशिक्षक प्राध्यापक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। सन 1920 में इनका निधन हो गया था। ये एक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे, यानी इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, तो ये एक जर्मन समाजशास्त्री और एक राजनीतिक अर्थशास्त्री दोनों थे। तो इन्हें आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाताओं में से एक भी माना जाता है। क्यों? यानी कि समाजशास्त्र के जो रियल जन्मदाता है वो है अगस्ट कॉम्टे, लेकिन अगस्ट कॉम्टे की जन्म मतलब की स्थापना के बाद जो इसमें संशोधन हुए, जो विकास हुए, जो इसे इनका प्रचार प्रसार हुआ, तो इसमें अन्य समाजशास्त्रियों ने भी योगदान दिया। तो उनमें से एक मैक्स वेबर भी हैं और इन्हें भी आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाताओं में से एक माना भी जाता है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तकों में या फिर अपने तर्क में सबसे ज़्यादा नौकरशाही से संबंधित जो व्यवस्था है या सत्ता से संबंधित जो प्रशासन है उस पर अपने मत बहुत ज़्यादा प्रस्तुत किए। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले ऐसे प्रथम जर्मन समाजशास्त्री थे। इन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में नौकरशाही का अध्ययन किया और इन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में नौकरशाही के जो आदर्श प्रकार होते हैं इनका वर्णन भी किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना, यानी एक रेशनल व्यवस्था का इन्होंने। तो उन्होंने सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास भी किया और ये माना कि नौकरशाही सिद्धांत अथॉरिटी के सिद्धांत का ही एक अंग है, यानी इन्होंने सत्ता का वर्गीकरण किया अलग अलग वर्गों में और फिर ये भी कहा कि जो नौकरशाही का सिद्धांत है वो अथॉरिटी के सिद्धांत का एक अंग है। तो वेबर का मानना था कि नौकरशाही संगठन के प्रशासन और स्थापना में प्रभावी ढंग से सहायता कौन अथॉरिटी सिद्धांत भी करता है। सामाजिक संस्था के रूप में धर्म की प्रकृति कार्य परिणाम को गहन व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मैक्स वेबर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं वेबर की कृतियों के बारे में। तो मैक्स वेबर की चिंतन और जो बौद्धिक क्षमताएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें डाइवर्सिटी भी देखने को बहुत मिलती थी। वेबर ने कानून, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इन सभी के अध्ययन में बहुत ज़्यादा रुचि ली। तो इन सभी के ज्ञान के कारण इन्हें किसी भी निश्चित काल में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने अपने जीवन में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुभव संचित किया उन्हें वे अपने लेखों में लिखते थे, यानी अगर उन्होंने ज्ञान कानून से रिलेटेड प्राप्त किया तो उसे भी लिखते थे, राजनीति से रिलेटेड अगर ज्ञान मतलब प्राप्त किया तो उसे भी अपने लेख में लिखते थे। यानी अगर इन्होंने अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग सब्जेक्ट के ज्ञान संचय किए थे तो इन्होंने उसको अपने लेखों में भी प्रस्तुत किया। तो वेबर ने समय समय पर अपने जो विचार विभिन्न लेखों और प्रपत्रों के द्वारा स्पष्ट किए, उन्हीं के आधार पर उनकी अधिकांश रचनाएं कुछ विद्वानों के द्वारा प्रकाशित करवाई गई और यही कारण है कि वेबर की रचनाओं में कोई व्यवस्थित क्रम देखने को नहीं मिलता है। यदि इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इसे 3 कैटेगरी में रखा जाता है। पहला पद शास्त्रीय रचनाएं, दूसरा इतिहास संबंधी रचनाएं और धर्म का समाजशास्त्र। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो यदि पद्धति शास्त्रीय रचना के बारे में बात करें तो सामाजिक विज्ञानों के लिए वेबर को जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा दिया गया, ये एक ऐसी अध्ययन पद्धति को विकसित करना रहा जिसके कारण सामाजिक घटनाओं और मानवीय व्यवहारों का व्यवहारिक और वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सके। तो पद्धति शास्त्र से संबंधित अपने विचारों को उन्होंने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ द थ्योरी
ऑफ साइंस में प्रस्तुत किए। यानी इन्होंने जो अपना वैज्ञानिक और व्यवहारिक से घटनाओं से संबंधित तथ्य थे उन्होंने अपनी पुस्तक विचार अपने अपने मतलब अपने तथ्य को, अपने विचारधारा को अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ साइंस में प्रस्तुत किया। तो समाजशास्त्र और इतिहास से संबंधित अध्ययनों को क्षेत्र में इससे वेबर को व्यवहारिक अंतर्दृष्टि को समझा जा सकता है। इतिहास संबंधी रचनाएं। वेबर ने अपनी पुस्तक रोम का होतियर इतिहास प्रकाशित किया। इस पुस्तक का ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन में विशेष महत्व है। इसके बाद वेबर ने पोलैंड की कृषि प्रणाली और जर्मनी के सत्ता वर्ग से सहसंबंध को स्पष्ट करने के लिए भी कई लेख लिखे। इसके अतिरिक्त यदि धर्म का समाजशास्त्र की बात करें तो वेबर द्वारा प्रस्तुत धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या उनकी पुस्तक प्रोटेस्टेंट नीति एवं पूंजीवाद का सार में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वेबर के जीवन काल में उनके नाम के प्रकाशित होने वाली रचनाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन वेबर के विचारों की व्यापकता को उन पुस्तकों की सहायता से अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जिनका प्रकाशन वेबर की मृत्यु के बाद अनेक दूसरे विद्वानों ने करवाया। वेबर की पत्नी मॉरेन वेबर द्वारा लिखित पुस्तक मैक्स वेबर उसी तरह की पुस्तक भी है, जिसने वेबर के विभिन्न विचारों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। वेबर ने अपनी जीवन काल में समाजशास्त्र से संबंधित जो बहुत से निबंध लिखे थे उनका प्रकाशन गर्थ तथा मिल्स द्वारा लिखित पुस्तक फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी में किया गया था। बेंडिक्स द्वारा लिखित पुस्तक मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व में एक और पश्चिमी देश चीन, भारत और प्राचीन पैलेस्टाइन में धर्म और समाज के बारे में वेबर के विचारों को विस्तार से उल्लेख किया गया। और दूसरी ओर इसी पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक समाजशास्त्र के बारे में भी वेबर के विचार को व्यक्त किया था। अब बात करते हैं शक्ति एवं सत्ता के बारे में, यानी पावर एंड अथॉरिटी, यानी जो नौकरशाही और जो ये अथॉरिटी का सिद्धांत है ये आपस में किस तरह से संबंधित है और इसके संबंध में जो मैक्स वेबर ने अपने विचार प्रस्तुत किए वो क्या है, और नौकरशाही से संबंधित जो मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत बताए, जो विचार बताए हैं वो मतलब उनकी किन विचारधाराओं से रिलेटेड हैं। समान धारणाओं के अनुसार हम उस व्यक्ति को सत्ता संपन्न व्यक्ति समझते हैं जिसकी समाज में उच्च परिस्थिति होती है अथवा दूसरे व्यक्ति की तुलना में जिसकी शक्ति अधिक होती है। इसके विपरीत वेबर ने स्पष्ट किया कि सत्ता की अवधारणा परिस्थिति और शक्ति की अवधारणा से भिन्न होती है। परिस्थिति का संबंध व्यक्ति को समाज में मिलने वाली एक ऐसे पद से है जिसके साथ एक विशेष सम्मान जुड़ा होता है। यानी इनका कहना है कि अगर हम समान धारणा के रूप में ले तो किसी भी व्यक्ति को सत्ता संपन्न व्यक्ति समझ सकते हैं। धारणा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सत्ता संपन्न शक्ति वो है जिसकी समाज में एक उच्च परिस्थिति यानी ऊंचा स्टेटस हो, ज़्यादा रिच हो, उच्च वर्ग से रिलेटेड हो, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जिनकी तुलना में वो ज़्यादा शक्तिशाली हो, ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा पैसे वाला हो। तो इसके विपरीत वेबर ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि सत्ता की अवधारणा परिस्थिति और शक्ति की अवधारणा से भिन्न है। परिस्थिति का संबंध व्यक्ति को समाज में मिलने वाली एक ऐसे पद से जिसके साथ एक विशेष सम्मान जुड़ा होता है। समाज में जो व्यक्ति सम्मानित अथवा प्रतिष्ठित होता है उसकी परिस्थिति ऊंची होती है, अवश्य होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने अनुयायियों का दूसरे लोगों का कोई विशेष व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसी कारण परिस्थिति की अवधारणा सत्ता से भिन्न है, क्योंकि सत्ता में कुछ ऐसे विशेष अधिकार का समावेश होता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी मैक्स वेबर ने सामाजिक चिंतन की सत्ता की धारणा पर्याप्त और महत्वपूर्ण और मौलिक बताई है। इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में सत्ता और अधिकार का बहुत ज़्यादा स्थान है। उनके मतलब मैक्स वेबर का कहना है कि समाज में सत्ता विशेष तौर पर आर्थिक आधारों पर ज़्यादा निर्भर करती है। तो यदि आर्थिक कारक की सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके पास संपत्ति और उत्पादन के साधन ज़्यादा होते हैं, तो इसी सत्ता के आधार पर श्रमिक को अपनी स्वाधीनता को बेचने के लिए उन्हें बाध्य भी कर दिया जाता है। तो परिणाम क्या होता है कि पूंजीपति या मालिकों को श्रमिकों के ऊपर एक विशेष प्रकार के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन में पाए जाने वाली संस्थागत अर्थव्यवस्था के कुछ लोग यानी जो विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं को विशेष अधिकार प्राप्त होता है और सत्ता प्रदान की जाती है। इस प्रकार वेबर सत्ता के इसी संस्थागत विश्लेषण की ओर भी अपना संकेत करते हैं। यानी उनका कहना है कि समाज में जो व्यक्ति सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है उसकी स्थिति ऊंची होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने अनुयायियों का दूसरे लोगों से कोई विशेष व्यवहार करने के लिए बात नहीं कर सकते। यानी अपने अनुयायियों से, जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनसे दूसरे लोगों
के द्वारा कोई डिफरेंट या फिर कोई स्पेशल व्यवहार नहीं करा सकते, इसके लिए ना ही उन्हें फोर्स कर सकते हैं। तो इस कारण परिस्थिति की अवधारणा सत्ता से भिन्न होती है, क्योंकि सत्ता में कुछ ऐसे अधिकार का समावेश होता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बात किया जा सकता है। यानी जैसे कि आप मान लीजिए अगर किसी की गवर्नमेंट है, उनकी सत्ता है, तो वो क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है, उनकी सत्ता है, वो यहाँ राज कर रहे हैं, तो उनके कहा हुआ लोगों को मानना भी पड़ता है। और जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट ने कोई नीति पारित कर दी, कोई पॉलिसी बना दी, कुछ लागू कर दिया, मान लीजिए जैसे कि कोविड-19 में लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो क्या है, ये जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन लगा दिया, तो हम बाध्य हो गए, यानी हम उनके कहना मानने के लिए बंध गए, हमें मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता है। तो सत्ता और परिस्थिति यानी स्टेटस में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हमारे समाज में स्टेटस ज़्यादा हाई है, यानी अगर किसी आप अपने मतलब कम्युनिटी में देख लीजिए कि आपके समाज में उनका स्टेटस हाई है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो भले ही पैसे वाले हों, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पर भी हो, लेकिन वो आपको या फिर समाज के लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो सत्ता पे बैठा हुआ है, जो हमारी गवर्नमेंट बैठी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन अगर वो कोई बात जारी करते हैं या फिर कोई फरमान जारी करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कहते हैं, तो जनता को क्या है, मानना पड़ता है। लेकिन जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं, वो केवल अपने अंडर काम कर रहे हैं, लोगों को तो फोर्सफुली मतलब कर सकते हैं कि अपने नौकरों को अपने मुताबिक कार्य करवा सकते हैं, लेकिन वो समाज के लोगों से वो कार्य नहीं करवा सकते। इसके विपरीत जो सत्ताधारी लोग होते हैं, उनका अगर फरमान आया कि लॉकडाउन लगाना है, तो फिर लॉकडाउन लगाना है, उनका कहना आपको मानना पड़ता है। तो यही सत्ता और परिस्थिति में यही डिफरेंस होता है। तो शक्ति और सत्ता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो है, लेकिन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी है। अब बात करते हैं कि सत्ता के प्रकार क्या है और भेद क्या है, यानी सत्ता कितने प्रकार की होती है। तो वेबर आर्थिक आधार पर अधिकार और सत्ता की संस्थागत धारणाओं को विश्लेषित और परिभाषित करते हैं। फिर भी वेबर महोदय सत्ता के 3 आधारभूत या मौलिक प्रारूप में भेद करते हैं। उनके अनुसार सत्ता 3 प्रकार की होती है, फिर 3 प्रकार के भेदों को निम्न रूप से क्रमित भी करती है, जिनमें पहला है वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई या फिर चमत्कारिक सत्ता। यानी मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला वैधानिक सत्ता है, दूसरा परंपरागत सत्ता और तीसरा करिश्माई सत्ता है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि मैक्स वेबर का जीवन परिचय क्या है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु कब हुई, वो कहाँ जन्मे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किस प्रकार की थी, उन्होंने कितनी कृतियाँ लिखी, और उन्होंने शक्ति एवं सत्ता के बारे में जो अपनी पुस्तकों में विचार प्रस्तुत किए वो क्या थे, और शक्ति एवं सत्ता कितने प्रकार की होती है। तो अब यानी सत्ता के जो 3 प्रकार है, वैज्ञानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई या फिर चमत्कारिक सत्ता, इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। और मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट जो सिद्धांत है, या फिर उनका समाज के बारे में जो योगदान है, समाजशास्त्र के बारे में जो योगदान है, जो उनकी विचारधारा है, सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।